संडे। सो गाइस आज हम करने वाले हैं वन शॉट वीडियो ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद जी स्क्वायर, राइट गाइस? सो हाउस द जोश इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर पाएंगे, राइट गाइस? सो लेट अस स्टार्ट विद वन शॉट वीडियो ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. And guys, before I start with this chapter, this amazing chapter of class 11th NCERT, do not forget to subscribe our channel because हमारे channel पे आपको मिलते हैं most amazing videos for the preparation of NEET exam. So Vedantu NEET Made Easy channel, subscribe our channel क्योंकि guys 1 million का सफर बहुत बहुत करीब आ चुका है, right guys? And like करना मत भूलना वीडियो को. अब हम स्टार्ट करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां पे आप ऑक्सीजन को यूज करके तोड़ते हैं ग्लूकोज को. ग्लूकोज को तोड़ने से बनती है एनर्जी और वो एनर्जी यूज होती है आपकी डे टू डे एक्टिविटी में. ठीक है, अगर हिंदी में मैं बताऊं तो ऑक्सीजन के इस्तेमाल से विखंडन होता है ग्लूकोज का, जिससे उत्पन्न होती है ऊर्जा, और वो ऊर्जा यूज होती है किसमें? आपके डे टू डे एक्टिविटीज में. ठीक है, तो उसे कहते हैं रेस्पिरेशन. इस रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए और जो CO2 बाहर निकालना रहता है, उसके लिए हमें चाहिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, उसके बाद गाइस यस, ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज है जो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है. तो अगर हम सिस्टम को डिवाइड करें स्ट्रक्चरली तो ये दो चीजों में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी रीजन एंड लोअर रेस्पिरेटरी रीजन. जबकि अगर फंक्शनली हम डिवाइड करें तो ये है कंडक्टिंग जोन और ये है रेस्पिरेटरी जोन. तो आओ गाइस इसको समझते हैं, ये दोनों है क्या चीज. स्ट्रक्चरली मतलब कि इतना हिस्सा स्ट्रक्चरली सेम होगा जबकि इतना हिस्सा थोड़ा स्ट्रक्चरली अलग होगा. यहां पे फंक्शनली ये इसका अलग फंक्शन होगा, इसका अलग फंक्शन होगा. ठीक है, तो यहां पे देखते हैं स्ट्रक्चरली अपर रेस्पिरेटरी रीजन, नोज, नेजल कैविटी एंड फेरिंक्स. जबकि लोअर में आता है आपका लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड लंग्स. ठीक है, अब आते हैं फंक्शनली, क्योंकि दिस इज रिटन इन एनसीईआरटी ऑल्सो. कंडक्टिंग जोन, इट इज कंडक्टिंग जोन. कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या है? जो एयर को कंडक्ट करे. ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है? ये पैसेज है एयर का. किसका पैसेज है? पैसेज फॉर एयर, राइट? पहला पॉइंट. दूसरा चीज, ये जो पैसेज होता है ये हवा के अंदर नमी बढ़ाता है, आर्द्रीकरण. ठीक है, यस, नमी बढ़ाता है किसमें? हवा की. तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर. तो दूसरा फंक्शन है इसका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर. तीसरा फंक्शन इस कंडक्टिंग जोन का क्या है? जो एयर बाहर से आ रही है सिस्टम के अंदर, वो ठंडी भी हो सकती है, वो गर्म भी हो सकती है, बट उसे आपके बॉडी टेम्परेचर पे लाना इज द मेन फंक्शन. सो it brings air to body temperature. ये बहुत जरूरी है. Now the fourth function of this conducting zone is filtration of air. आपको पता है नोज में हेयर होते हैं. हेयर क्या करता है? ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स करता है. म्यूकस भी होता है, म्यूकस उस डस्ट पार्टिकल को जकड़ लेता है. तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी इसका एक फंक्शन है. क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, राइट गाइस? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. तो यहां पे कंडक्टिंग जोन जो नॉस्ट्रल से शुरू होता है, ब्रोंक्यूल्स में खत्म होता है, उसके 4 फंक्शन है. सबसे पहला, ये एक रास्ता है एयर का. दूसरा क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, जो एयर आ रही है सिस्टम के अंदर उसके अंदर पानी ऐड करना. तीसरा, ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर. चाहे बाहर सर्दी है, अब बाहर सर्दी होगी तो हवा क्या हो जाएगी? ठंडी. बट जब वो बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी उसे गर्म बना देती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बॉडी टेम्परेचर होता है. चौथा क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. क्या है? फोर्थ, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. तो इतने 4 फंक्शंस जो एनसीईआरटी में भी लिखे हैं, ये चारों फंक्शन है किसके? कंडक्टिंग जोन के. ठीक है, अब आते हैं रेस्पिरेटरी जोन. अब आते हैं रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई. ठीक है, इन दोनों का फंक्शन क्या है गाइस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? आपके रेस्पिरेटरी जोन में होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and ब्लड.
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है, इट इज द एल्वोलाई, और बाकी का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, एज कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज किया। ठीक, इतना समझ में आया सबको? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और लिखना शुरू कर दो, अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो मेरे साथ साथ। राइट गाइस, डन? तो चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, द लंग्स एंड द पल्मोन्स, ये पूरा स्ट्रक्चर है। आई नो थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है डायग्राम, बट इट इज रियली रियली इजी डायग्राम। लंग्स का दूसरा नाम होता है पल्मोन्स। क्या नाम होता है इसका दूसरा? पल्मोन्स। ठीक है, तभी इसके अंदर के प्रेशर को कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो जो प्रेशर फेफड़ों के अंदर होता है उसे कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास दो लंग्स हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लेफ्ट एंड राइट, राइट लंग के जस्ट नीचे लिवर होता है। राइट लंग के नीचे क्या होता है? बिल्कुल नीचे लिवर होता है। इस लिवर के होने के कारण राइट लंग का शेप कैसा हो जाता है? शॉर्ट एंड ब्रॉड। शॉर्ट एंड ब्रॉड हो जाता है किसका शेप? राइट लंग का। ठीक है, जबकि जो लेफ्ट लंग वाला होता है इसके नीचे लिवर नहीं है तो ये कैसा दिखेगा? लॉन्ग एंड नैरोअर। लॉन्ग एंड नैरोअर। ठीक है गाइस, अब राइट लंग के पास दो फिशर्स होते हैं। कितने फिशर्स होते हैं? दो। एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है ओब्लीक फिशर। हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लीक फिशर। ये देखो, एक होगा ये दिख रहा है, दूसरा होगा ये। ठीक है, जबकि लेफ्ट लंग के पास सिर्फ एक ही फिशर होता है जिसका नाम होता है ओब्लीक फिशर। ओब्लीक फिशर। अब इसके पास सिर्फ एक ही फिशर है, इसके पास सिर्फ एक ही फिशर है, तो इसने कितने हिस्सों में से डिवाइड किया? टू, द सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब। तो कितने लोब्स बने इसके पास? टू लोब्स। एक का नाम है सुपीरियर तो दूसरे का नाम है इंफीरियर। एक का नाम है सुपीरियर तो दूसरे का नाम है इंफीरियर। ठीक है, जबकि इसके पास कितने थे? 1, 2, दो फिशर थे तो लोब्स कितने बने? 1, 2 एंड 3। तो इसके पास कितने लोब्स है? 3 लोब्स। और 3 लोब्स का नाम क्या है? सबसे पहला सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। एंड इंफीरियर। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, ये हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया के पास होती है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या होती है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज का काम क्या होता है? अगर ये ट्रेकिया है, यहाँ पे फील करो छुके, यहाँ पे फील करो, यहाँ पे आपको ट्रेकिया फील हो जाएगी। ठीक है, उस पे रिंग्स भी फील होगी। तो जब आप इसे फील करोगे सी शेप्ड रिंग्स को, तो ये कौन सी कार्टिलेज की बनी है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी है। और इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट कोलैप्स, यानी कि इन दोनों वॉल्स को चिपकने से बचाता है। प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। अब जो ये ट्रेकिया है ये डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। किसमें डिवाइड करता है? प्राइमरी ब्रोंकाई। जिस हिस्से पे डिवाइड करता है उसको बोलते हैं फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। तो ये किस लेवल पे डिवाइड करता है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड करता है इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड कर रही है आगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड कर रही है आगे टर्शरी में, टर्शरी डिवाइड कर रही है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फाइनली जाके दे रही गिव राइज टू एल्वेलाई। इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लंग है। यहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, छोटा सा डिप्रेशन। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। लेफ्ट लंग में एक छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपका दिल होता है
जो आपका दिल होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट और सरका होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्ट होता है और ये हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। ये टिल्टेड पार्ट के लिए लंग ने एक थोड़ी सी जगह बनाई है जिसका नाम है कार्डियक नॉच, ठीक है। ये हो गया कार्डियक नॉच। और इस पूरे एम्प्टी स्पेस को कहते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं इस पूरे खाली जगह को? मीडियास्टिनम। जो दोनों लंग्स के बीच का हिस्सा है उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम, ठीक है। और यहां पे मसल्स होती हैं, दीज आर द मसल्स। ये मसल्स को हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं इन मसल्स को? डायफ्राम। और डायफ्राम का दूसरा नाम है फ्रेनिक मसल्स। क्या नाम है गाइस दूसरा? फ्रेनिक मसल्स। डायफ्राम एंड फ्रेनिक मसल्स। डायफ्राम, फ्रेनिक मसल्स। अब जो ये डायफ्राम और फ्रेनिक मसल्स हैं, ये केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। यानी मैमल्स के ही फेफड़े ऐसे हैं, लंग्स ऐसे हैं जिनके नीचे आपको डायफ्राम मिलता है, बाकी और किसी के पास डायफ्राम नहीं होता है, ठीक है। सो डायफ्राम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर of mammals. Right guys, this is very important point. तो ये था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में हमने पहले क्या पढ़ा? राइट एंड लेफ्ट। राइट वाले के नीचे होता है लिवर, जिसके कारण इसका शेप कैसा हो जाता है? शॉर्ट एंड ब्रॉड। जबकि लेफ्ट वाले के नीचे लिवर नहीं होता है तो इसलिए वो हो जाता है लॉन्ग एंड नैरोअर, ठीक है। यहां पे होते हैं दो फिशर्स, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लीक फिशर, जबकि वहां पे सिर्फ एक फिशर होता है, दैट इज ओब्लीक फिशर। एक के कारण वो बढ़ता है दो हिस्सों में, यानी टू लोब्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जबकि यहां पे दो फिशर है तो बंटवारा कितने में हुआ? 3 में। एक सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, ठीक है। दोनों लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो केवल और केवल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी विशेषता है, स्तनधारियों की विशेषता है, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम या फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। उसके बाद गाइस हमने पढ़ा ट्रेकिया। ट्रेकिया होता है कौन सी साइड? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। किस साइड होता है ये? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी होता है। और इस ट्रेकिया के पास सी शेप कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, जो किससे बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया, नॉट एल्वुलाई, ठीक है। और जिस लेवल पे ये ट्रेकिया दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई में, उसको कहते हैं 5th थोरैसिक वर्टिब्री लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी बढ़ता है सेकेंडरी बढ़ता है टर्शरी बढ़ता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली आते हैं आपकी वायु कुपिका यानी कि एल्वुलाई, ठीक है गाइस। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वो लिखे हैं जो आपके नीट के लिए बेहद जरूरी हैं, राइट गाइस? Okay, now let's move to the next part of the chapter. Yes, अब हम करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। क्या करने वाले? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो यहां पे इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताती हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। सो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे तो बहुत बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं नीट में, और ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो यहां पे 3 स्टार मार्क कर लेते हैं इसको समझने से पहले। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताना चाहती हूं, ठीक है। स्टार्ट करें गाइस। हाउस द जोश वेदन्स, हाउस द जोश। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गए तो ये टॉपिक आपके लिए हो जाएगा गाजर का हलवा, ठीक है। चलो, पहली चीज, जो इंस्पिरेशन होता है जब आप सांस अंदर लेते हैं, यानी इनहेलेशन, इंस्पिरेशन का टाइम होता है 3 सेकेंड्स। कितना होता है? 3 सेकेंड्स, ठीक है। जबकि एक्सपिरेशन का टाइम होता है 2 सेकेंड्स। एक्सपिरेशन का टाइम होता है 2 सेकेंड्स। तो यानी 1 ब्रीदिंग साइकिल, 1 साइकिल इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। यही हुआ।
अगर इंस्पिरेशन 3 सेकंड है, एक्सपिरेशन 2 सेकंड है, तो एक साइकिल की ड्यूरेशन क्या हुई? 5 सेकंड। ठीक है, अब गाइस सेकंड थिंग, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये तो सबको ही पता है। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्रीदिंग साइकिल्स इन 1 मिनट इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 5 यानी 12। ठीक है, तो 12 to 16 साइकिल्स पर मिनट इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। तो इस तरीके से 12 से 16, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। पहली चीज ब्रीदिंग रेट क्या हो गया? 12 से 16। ठीक है, दूसरी चीज, सॉरी तीसरी चीज, यस, अब हम यहां पे आपको बताएंगे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रीदिंग। भाई प्रिंसिपल तो बहुत जरूरी होती है, राइट? तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग पहला क्या है? जो एयर है वो हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। एयर कहां से कहां मूव करती है गाइस? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये तो सबको पता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि इसी पे पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बेस्ड है। ठीक है, दूसरी चीज, बी पॉइंट, बॉयल्स लॉ। आप पढ़ते होंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री में, ये मुझे नहीं पता, बट बॉयल्स लॉ होता है जो कहता है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गए 2 प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है आपकी मसल्स। ठीक है, यहां पे कुछ मसल्स के मैं नाम लिख रही हूं जो बहुत जरूरी है ब्रीदिंग के लिए। पहला डायफ्राम की हमें लोकेशन भी पता, अब तो अभी बताया था। दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। अब ये मसल्स है कहां? ठीक है, तो अब सब मुझे यहां देखेंगे ध्यान से। यस, वॉच मी हियर, फॉलो मी एंड यू ऑल्सो डू द सेम। ठीक है, फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स है आपकी रिब्स। फिंगर्स क्या? आपकी रिब्स। ये देखो, ये आपका रिब केज, ये बीच में खाली जगह, इस खाली जगह में है आपके लंग्स। ठीक है, ये हो गई रिब्स आगे जुड़ती है स्टर्नम से, जबकि डॉर्सली ये जुड़ती है वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये है वर्टिब्रल कॉलम, यहां से शुरू होती है रिब्स जो आगे जाके जुड़ती है स्टर्नम से, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिब केज। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? रिब केज। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है लंग्स। ठीक है, और बाहर होती है बॉडी वॉल। ठीक है गाइस, अब देखो, जो मसल लंग्स के कांटेक्ट में अंदर की साइड, 2 रिब्स के बीच में लंग्स के कांटेक्ट में, उसे बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल। जो मसल बाहर है 2 रिब्स के बीच में, उसे बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, तो यानी जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब केज फूलेगा, जब इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब केज सिकुड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बाहर की तरफ खींचा, इंटरनल इंटरकोस्टल अंदर, तो रिब केज को अंदर की तरफ खींचा। क्लियर हो गया? मसल बहुत जरूरी है। तो इन सब के बेसिस पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। वेरी सिंपल। सबसे पहले इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में आपने क्या करना है? हवा को अंदर लेना है। इंस्पिरेशन को आपको क्या करना है? हवा को अंदर लेना है, और हवा हमेशा मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 760 mmHg, जबकि आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी जो पल्मोन्स के अंदर प्रेशर है वो आपका कम होना चाहिए। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका होगा 758। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक का बाहर ज्यादा, लंग्स के अंदर हो गया कम, फ्रॉम हायर टू लोअर। अब ये प्रेशर कम करने के लिए पल्मोन्स का आपने प्रेशर क्या किया? कम किया पल्मोन्स का, तो वॉल्यूम आपने क्या की? बढ़ा दी। तो आपने इंस्पिरेशन के टाइम पे देखो क्या हुआ? बढ़ा, रिब केज का साइज बढ़ा। फील इट योरसेल्फ। तो जब आपने इंस्पिरेशन करना है तो प्रेशर लंग्स का कम करना है, वॉल्यूम बढ़ानी है।
तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर घट जाएगा और एयर विल फ्लो इन, एयर फ्लोज इन। सो सिंपल, राइट। अब आते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में हवा बाहर फेंकनी है, तो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप चेंज कर नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है वायुमंडल, ठीक है। तो ये तो 760 रहेगा, बट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर 762 हो गया। ये आपने बढ़ा दिया क्योंकि अब हवा अंदर से बाहर जाएगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपने क्या कम किया? वॉल्यूम। क्या कम किया आपने? वॉल्यूम। वॉल्यूम कम करने के लिए आपने क्या करना है? डायफ्राम को रिलैक्स करा दो, डायफ्राम को रिलैक्स करा दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स करा दो। जैसे ये दोनों मसल्स रिलैक्स की, वॉल्यूम क्या हो गई? कम, प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा, और एयर फ्लोज आउट, एयर फ्लोज आउट। राइट गाइस, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। लिया सबने स्क्रीनशॉट? डन एवरीबॉडी? वेदंस, हाउ इज द जोश? लिया सबने? समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, ये उसका और बाकी का प्रोसेस है। यस, अब हम कर रहे हैं फोर्स एक्सपिरेशन। नाउ व्हाट आई सजेस्ट यू पीपल, प्लीज एक बार फोर्स एक्सपिरेशन करो। देखो पेट अंदर गया, करो एक बार फोर्स एक्सपिरेशन, डू इट योरसेल्फ, प्रैक्टिकली करो मेरे साथ। एक बार फोर्स एक्सपिरेशन करो। पेट अंदर गया, कैन यू फील सम प्रेशर हियर नियर योर एब्डोमेन? यस यस यस, यही ट्रिक टू रिमेंबर है, यही ट्रिक टू रिमेंबर है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन यानी ज्यादा अमाउंट में हवा बाहर निकालनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी 760 है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 764 कर दिया है। इसको बढ़ाने के लिए आपने अब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया? अब प्रेशर ज्यादा बढ़ाया, वॉल्यूम और ज्यादा घटानी है। तो वॉल्यूम ज्यादा कम करने के लिए आपने क्या किया? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को क्या कराया? कॉन्ट्रैक्ट कराया। क्या कराया आपने? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया। उसी टाइम पे एब्डोमिनल मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट कराया। दो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो देखो, कैन यू फील द प्रेशर हियर? यस एग्जैक्टली। तो वॉल्यूम क्या हो गई? बहुत कम। जैसी वॉल्यूम बहुत कम हुई तो प्रेशर हो गया बहुत ज्यादा, जिसके कारण ज्यादा अमाउंट में हवा बॉडी से बाहर निकली। इसे कहेंगे फोर्स एक्सपिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट, इस टाइम पे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों क्या रहेगी? रिलैक्स्ड। ये दोनों की रिलैक्स, क्योंकि ये दोनों आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम और ये दोनों आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ और अच्छे से साइड हो जाती हूँ, डोंट वरी। राइट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइज। समझ में आ गया तो एक बार लिख दो चैट बॉक्स में, हैशटैग समझ आएगा तो मजा आएगा। राइट वेदंस? चलो नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यस, अब हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कर रहे हैं। गाइस मैं चाहती हूं आप मुझे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज समझ नहीं आती है। सो आर यू गाइस विद मी? प्लीज टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड स्टार्ट ड्रॉइंग विद मी, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो हमें मेन पॉइंट्स करने हैं वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो न्यूरल, एक है न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा है केमिकल रेगुलेशन यानी केमिकल लोचा। राइट, एक है न्यूरल, दूसरा है केमिकल। न्यूरल में हमें दो सेंटर्स करने हैं। एक का नाम है नीमोटैक्सिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर, जिसको हम शट डाउन सेंटर भी कहते हैं, शट डाउन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहां पे होता है? ये पॉन्स में प्रेजेंट होता है, जो हिस्सा होता है हाइंड ब्रेन का, ठीक है। दूसरा है मेडुला। मेडुला भी हिस्सा है किसका? आपके हाइंड ब्रेन का। मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं कीमोसेंसिटिव सेंटर।
कौन से सेंटर्स होते हैं? कीमो सेंसिटिव सेंटर, यानी जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है। और ये दो केमिकल्स कौन से हैं? एक तो हाई CO2 और एक हाई H+। तो यानी कि जब ये दोनों कंडीशंस आएगी, तब आपका मेड्यूला का कीमो सेंसिटिव सेंटर हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, तो इन सेंटर को एक्टिवेट अगर आपने करना है तो आपने हाई CO2 रखना है और हाई H+ आयन रखना है। ठीक है, अब आते हैं केमिकल पे। और भी कीमो सेंसिटिव एरियाज है, जैसे आपके होते हैं एओर्टिक आर्च में एओर्टिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। ये दोनों आपकी एओर्टिक आर्च यानी जो दिल से निकलने वाली आर्चेज हैं उसमें प्रेजेंट होती है, एंड दे बोथ आर अगेन सेंसिटिव टू हाई CO2 एंड हाई H+ आयन। तो जब भी बॉडी में CO2 या H+ ज्यादा है तो इसे कंसिडर किया जाएगा एक हानिकारक सिचुएशन, और इस सिचुएशन में सबसे पहले होगा एक्सपिरेशन, नॉट इंस्पिरेशन। पहले आप CO2 को बाहर फेंकोगे, फिर लंबी सांस लोगे ऑक्सीजन के लिए। तो जब भी ये कंडीशन आएगी, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी वुड बी एक्सपिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, इट्स अ नीड बॉम्बर। क्या है नीड बॉम्बर? कि एक्सपिरेशन होगा पहले जब CO2 का अमाउंट बॉडी में बढ़ेगा, क्योंकि आपने पहले CO2 से बॉडी को आजाद करना है, राइट गाइस? तो जब भी CO2 ज्यादा होगा तो ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन लोगे, नहीं, पहले CO2 फेंकोगे फिर ऑक्सीजन लोगे। ठीक है, सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन अ वेरी शॉर्ट ट्रिक मेथड। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Please take the screenshot, guys. Take the screenshot. Next, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यस, अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। आपको पता है ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा मात्रा में कैरी करने के लिए व्हाट यू नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का? हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है? चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स स्टडी इट यूजिंग अ स्ट्रक्चर। सॉरी बच्चा, ये आगे चला जाता है हमेशा। यस, ओके, यहां पे एक मैं सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना रही हूं। ये है आपका Fe2+, ये है Fe2+, ये है Fe2+, Fe2+, यानी एक हीमोग्लोबिन के पास कितने Fe2+ होते हैं? 4। राइट इन द चैट बॉक्स। एक हीमोग्लोबिन के पास 1 HB कंटेन्स 4 Fe2+। ठीक है, 4 Fe2+, और हर Fe2+ से जुड़ा होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो यानी टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अटैच विथ 4 Fe2+। और इसी के साथ ग्लोबिन पार्ट में आती है चेन्स। ये हो गई पहली अल्फा, ये हो गई दूसरी अल्फा, ये हो गई बीटा, ये हो गई बीटा, राइट? तो 4 चेन्स हो गई, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, 4 Fe2+, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से पहले आई गेस मुझे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाना चाहिए था, बट लेट मी सी। यस, तो यहां पे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाते तुम्हें। चलो, यस, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के साथ ही तुम्हें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा देते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट? चलो, लेट अस स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? बहुत सिंपल है, एक ट्रिक बता रही हूं, उसी से याद हो जाएगा। ऑक्सीजन बॉडी में 2 फॉर्म्स में ट्रैवल करता है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कौन सी 2 फॉर्म्स है गाइस? एक है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, और सेकंड है आपका एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट?
ये हो गया आपका 3%, तो ये हो गया आपका 97%। यानी ऑक्सीजन मेजरली किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बेटा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, मेरा नीट मंत्रा है, नीट मंत्रा एक सीरीज है मेरी जिसमें मैंने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पूरा एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, उसको देख लेना अगर ये टॉपिक ना अच्छे से समझ आए तो, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये वो कर्व है जहां पे हम देख रहे हैं कि कब बॉडी को कितना ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। यहां पे जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन, यहां पे हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन, यहां पे 50% सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यहां पे वो 25% सैचुरेटेड है, राइट। यही है इसका मतलब। देखो इस तरीके से ग्राफ बनाओ, तो यानी कि जब हमारा 90 के अराउंड mmHg प्रेशर होता है तो आपका हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हो जाता है विद ऑक्सीजन, ठीक है। वहीं पे जब आपका प्रेशर होता है 40 तो उस टाइम ये 75% सैचुरेटेड रहता है, जब ये होता है अराउंड 30 तब ये 50% सैचुरेटेड रहता है, जब ये होता है 20 mmHg प्रेशर तब ये कितना परसेंट सैचुरेटेड रहता है? 25%, ठीक है। आज थोड़ा गला खराब है बट कोई नहीं, पढ़ाएंगे जंग जीतेंगे वेदन्स, क्या कहते हो, राइट। चलो बताती हूं। आप देखो जब आपके लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है तो सारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और सारा हीमोग्लोबिन अपने पास संभाल लेता है ऑक्सीजन को, तो वो हो जाता है 100% सैचुरेटेड। जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज क्या? फिजियोलॉजिकल रेस्ट कंडीशन, जब बॉडी रेस्ट पे है तब उसे सिर्फ 25% ऑक्सीजन दी जाती है। जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हो तो कितनी दी जाती है ऑक्सीजन? 50%। जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तब कितनी दी जाती है? 75% ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर होती जाएगी। यही चीज बताता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब इस कर्व में दो शिफ्ट होती है, एक होती है राइट शिफ्ट और एक होती है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट एल से याद रखना है लंग्स और एल से याद रखना है लोडिंग, यानी ट्रिपल एल, ठीक है, ट्रिपल एल। तो यहां पे हम लिख देते हैं दोनों शिफ्ट के बारे में, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब ये दोनों शिफ्ट कब होती है इसको याद करने का बहुत अच्छी ट्रिक मैं बता रही हूं। लेफ्ट शिफ्ट एल, एल माने लंग्स, लंग्स पे होती है ये, और यहां पे होती है लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद HB, यानी HbO2 बनता है यहां पे। कहां पे बनता है? लंग्स पे बनता है। उसके कारण जो शिफ्ट होती है वो होती है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, डन। तो राइट शिफ्ट कहां पे लगेगी? टिश्यू पे लगेगी। कहां पे लगेगी? टिश्यू पे लगेगी। यहां पे अगर लोडिंग हो रही है तो यहां पे क्या हो रही होगी? अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी HbO2 टूट रहा होगा, ठीक है। और इस शिफ्ट को कहते हैं बोहर शिफ्ट। क्या कहते हैं? बोहर शिफ्ट, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ चैट बॉक्स में, तुम लोग मुझे बताओगे चैट बॉक्स में कि जो टिश्यू है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है या लंग्स पे टेम्परेचर ज्यादा होता है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। आई वॉन्ट टू सी योर आंसर्स। यस कहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है? कहां मेटाबॉलिज्म हो रहा है? टिश्यू पे हो रहा है, तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जबकि यहां पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा लंग्स पे इतना। फिर उसके बाद यहां पे CO2 ज्यादा होगा, जबकि यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा। यहां H+ ज्यादा होगा, यहां पे H+ कम होगा। अगर H+ कम है तो pH क्या होगा? यहां पे ज्यादा, यहां pH क्या होगा? कम। तो इन्हीं कंडीशंस के कारण या तो राइट शिफ्ट होती है या फिर लेफ्ट शिफ्ट होती है। ये हो गई राइट और वो हो गई लेफ्ट शिफ्ट। राइट गाइस, समझ में आया? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये लो मैं साइड दे देती हूं पूरा अच्छे से, ये लो टेक द स्क्रीनशॉट।
टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। लिया सबने? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस नेक्स्ट है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, CO2 तीन फॉर्म्स में ट्रैवल करती है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड एज बाइकार्बोनेट आयन। प्लाज्मा की फॉर्म में जनरली ट्रैवल करती है 7% और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 23% एंड 70% एज बाइकार्बोनेट आयन। तो मैक्सिमम किस फॉर्म में ट्रैवल करती है CO2? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, लिखो चैट बॉक्स में मैक्सिमम ट्रैवल CO2 किस फॉर्म में करती है। यस, राइट इन द चैट बॉक्स everybody, yes, it travels in the form of bicarbonate ion, yes absolutely। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? जब CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी में, when the amount of CO2 increases proportionally H+ आयन भी बढ़ता है। वो H+ आयन जब ब्लड में बढ़ता है because of the CO2 increase, it is called as respiratory acidosis। क्या कहते हैं उसे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडिटी बढ़ जाती है ब्लड प्लाज्मा की क्योंकि H+ ज्यादा हो जाता है। क्यों H+ ज्यादा होता है? क्योंकि CO2 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। टेक द स्क्रीनशॉट। तीन फॉर्म में ट्रैवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एज फर्स्ट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, सेकंड एज हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, थर्ड एज बाइकार्बोनेट आयन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो गैस के एक्सचेंज में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं? पहला फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल होगी उतना ज्यादा क्वांटिटी में वो ट्रैवल करेगी, राइट? तो CO2 is 20 to 25 times more soluble as compared to oxygen। ठीक है, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? CO2 की, तभी प्लाज्मा में 3% ट्रैवल करती है ऑक्सीजन और 7% ट्रैवल करती है आपकी CO2। ठीक है, नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? अ प्रेशर ऑफ अ इंडिविजुअल गैस, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा तेज वो गैस एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जितनी पतली थिकनेस होगी, जितनी कम थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की, उतना डिफ्यूजन फास्टर होगा। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तीन चीजों से बनती है। कितनों से बनती है? तीन चीजों से। पहला, एल्वोलाई का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एल्वोलाई का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये है आपका ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम और बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस। तो कितने बैरियर्स हुए? 1, 2 एंड 3। तीनों को मिला के हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस तरीके से गैसेस का होता है डिफ्यूजन। यहां आया CO2, यहां गया ऑक्सीजन। इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, राइट? समझ आया? ये डायग्राम तो यार एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ले लो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। अच्छा थोड़ा साइड हो जाऊं, ये लो, हो गए साइड। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते गाइस। वेदंस, हाउस द जोश वेदंस? अमेजिंग। चलो, एंड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। आई नो बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक में बड़ी दिक्कत होती है, तो चलो आज इसे ग्राफ की फॉर्म में समझते हैं। बहुत इजी है, ठीक है? सब योगा करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है? नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन। जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर बॉडी में जा रही है, जो नॉर्मल अमाउंट बॉडी से बाहर आ रही है, उसे कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। आप देखो,
एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर बॉडी के अंदर गई, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर बॉडी के अंदर गई उसे कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो एक्स्ट्रा गई टाइडल वॉल्यूम के अलावा, पर टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना अंदर गई बॉडी के, इट्स कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो ERV प्लस TB है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाली, यहां पे प्रेशर पड़ा, ठीक है, तो अब हुआ क्या गाइस, जो आपने नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाली उसे तो आपने टाइडल वॉल्यूम का, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर बाहर निकाली उसे आपने कहा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर बॉडी से बाहर कितनी निकली, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रह जाती है उसे बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे उसे, रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हवा बॉडी के अंदर रह गई, लंग्स के अंदर रह गई, उसे बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हुई, ERV प्लस RV, ठीक है, समझ में आया। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ERV प्लस TB प्लस IRV, जबकि टोटल लंग कैपेसिटी में आपका जुड़ जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमेशा लंग्स में रहेगी टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई। ये क्या करेगी, इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई, ठीक है। और इन वॉल्यूम्स को नापने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस, स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर सब नाप सकता है एक्सेप्ट फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम, कैन नॉट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि भाई ये कभी बाहर ही नहीं आती, ये कभी बाहर ही नहीं आती, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंस रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं नाप सकता इसलिए FRC को भी नहीं नाप पाता, ना ही ये TLC को नाप पाता। तो ये तीन चीजें ऐसी है जो हम स्पायरोमीटर के थ्रू नहीं नाप सकते। डन गाइस, राइट यस इन द चैट बॉक्स। वेदंस, राइट यस इन द चैट बॉक्स। टेक द स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, यस। लिया सबने स्क्रीनशॉट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये पूरे उसके सम्स हैं जो मैंने आपको लिख के दिया एज नोट्स, यू विल गेट इट एज PDF लेटर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नाउ फाइनली वी आर कमिंग टू द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इन्हें अच्छे से डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। सबसे पहले अस्थमा, दमे की बीमारी भी कहते हैं, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है ये। और इस एलर्जिक रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन होता है किसका, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई। चीज मचने लगती है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में, किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में। प्लस इसमें आता है वीजिंग साउंड, सिट्टी जैसी आवाज, वीजिंग साउंड यानी सिट्टी जैसी आवाज। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा उन लोगों को होती है जो बहुत धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान के कारण होती है, यानी स्मोकिंग के कारण होती है धूम्रपान, ठीक है, यस। और स्मोकिंग से क्या होता है, जो आपकी एल्वेओलाई की जो दीवार है वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। इट डैमेजेस योर alveolar wall, right? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर है जो आपके ऑक्यूपेशन के कारण होता है, आपके काम के कारण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पूरा का पूरा सड़ने लगता है, फाइबर्स डिपॉजिट होने लगते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन डाइवर्स, जो लोग छलांग लगाते हैं उनके अंदर भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिसबैरिज्म, उनकी वो
बेंड्स, छोटे छोटे बबल्स आने लगते हैं मसल्स में, जिसके कारण नाइट्रोजनस बबल्स होते हैं, जिसके कारण बहुत पेन होता है उनकी मसल्स में। निमोनिया, निमोनिया क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसके कारण आपकी एल्वेलाई के अंदर क्या भरने लगता है? फ्लूइड भरने लगता है, ठीक है। फ्लोरोसिस, फ्लोरीन के कारण होता है ये। देन यू हैव ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे हम मेथहीमोग्लोबिन भी कहते हैं, मेथहीमोग्लोबिन, मेथहीमोग्लोबिन। ये ग्राउंड वाटर में, जब ग्राउंड वाटर में सल्फाइड्स और नाइट्राइड ज्यादा हो जाते हैं, सल्फाइड्स और नाइट्राइड ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके कारण बच्चों में नीला पड़ना शुरू हो जाता है बच्चा, ठीक है, नाइट्राइड्स के कारण। देन यू हैव डिप्थीरिया, डिप्थीरिया उसमें गला खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ट्यूबरकुलोसिस, देन यू हैव सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये थे कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो करने बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है गाइस, राइट। ले लो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सबने? Okay, with this we complete the one shot video of respiratory system. I'll be making more one shot videos, but guys जाने से पहले से लाइक करना मत भूलना, और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्यार दिखाना चाहते हो इस वीडियो पे तो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और जो भी और वीडियोस चाहिए राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी संडे।